हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 24 जून के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है युक्ति 2.0 पोर्टल। ओके। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता एवं इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, युक्ति 2.0 पोर्टल की शुरुआत अब की गई है। इससे पहले इन्होंने ही युक्ति पोर्टल की शुरुआत की थी, युक्ति वेब पोर्टल की। ओके, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि इसका उद्देश्य है जो बहुत ही समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना। ठीक है, यहाँ इस युक्ति की जो फुल फॉर्म है वो है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। सेकंड टॉपिक है आपका तुरंत कस्टम कार्यक्रम। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम के तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की सुविधा प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम को 1 जनवरी 2021 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। देखिए, ये अभी जो स्टार्ट किया है वो आपसे कह रहे हैं कि स्टार्ट किया है एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, ये अभी एक्सपोर्ट्स के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर निर्यात आयात के लिए स्टार्ट किया गया था इसको। ठीक है, तो आयात के लिए जो स्टार्ट किया है उसी बेस पर इसको अभी निर्यात के लिए भी स्टार्ट किया है। ओके, वो 15 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था। हालांकि डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय वे उत्पाद से संबंधित मूल देश के बारे में जानकारी अवश्य दें। यह परिवर्तन जो किया गया है, मतलब ये चेंज मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ओके, देखिए यहाँ हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मेक इन इंडिया क्या है, कब स्टार्ट किया गया था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, उद्देश्य तो इसका मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था, इंडियन इकोनॉमी को। इसके तहत क्या था कि 25 मुख्य क्षेत्र थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं एक दो, ऑटोमोबाइल हुआ, खनन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इन सब पर मतलब एक अलग से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा इन पर। सेकंड आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जिससे आई थिंक आप सभी परिचित होंगे। जो 12 मई को PM ने इसका वो किया था, इसकी घोषणा की थी, और इसी के साथ उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका फिशिंग कैट संरक्षण परियोजना। ओडिशा के वन विभाग ने केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका नेशनल पार्क में फिशिंग कैट के लिए 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है। फिशिंग कैट एक प्रकार की मछली पकड़ने वाली बिल्ली है, जिसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमेशा करंट में रहता है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज रखना। नेक्स्ट आपका ये जो IUCN के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है। अब बात करते हैं लिस्ट की। जहाँ लिस्ट की बात हो रही है ना कि इसने बोला है कि रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। देखो, रेड लिस्ट में अब इसकी जो श्रेणियाँ होती हैं ना, वो अलग अलग होती हैं। हालांकि इनके नामों से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सी श्रेणी के जीव रखे गए होंगे, किस जाति के। जैसे इसकी श्रेणियाँ होती हैं लुप्तप्राय, वन विलुप्त, जैसे वन विलुप्त का मतलब क्या होता है? वन विलुप्त थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब वनों में नहीं होती है वो जाति, जिस जाति को उसमें रखा जाता है इस लिस्ट में, वो केवल वनों में नहीं है। जैसे बाकी जो अन्य स्थान है, लाइक चिड़ियाघर हुए या फिर कोई और अन्य स्थान है, वहाँ पर वो जाति पाई जाती है। इसकी अन्य श्रेणियाँ भी हैं, जैसे घोर संकटग्रस्त हुआ, असुरक्षित हुआ, या फिर संकट निकट हुआ, या फिर संकट मुक्त हुआ। ठीक है, इस तरीके से इसकी अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है
श्वेत तेल एवं गैस परियोजना में भारत का निवेश। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा म्यांमार में श्वेत तेल एवं गैस परियोजना में लगभग 909 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी प्रदान की है। ये जो श्वेत तेल गैस क्षेत्र है, ये अंडमान सागर में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान के बारे में एक न्यूज़ है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ परस्पर उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% से कम करने की घोषणा की है। देखो, यहाँ पर उच्चायोग के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। उच्चायोग का यहाँ पाकिस्तान के साथ परस्पर उच्चायोग मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया है, ठीक है, या फिर पाकिस्तान है, वैसे अदर कंट्रीज़ में भी होता है, नॉट ओनली इंडिया और पाकिस्तान। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का उच्चायोग मतलब जो हमारी राजधानी होती है ना, वहाँ पर एक उच्चायोग मतलब स्थित होता है। तो वहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, या वैसे ओनली एक रूम का ऑफिस ही नहीं होता है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। तो वहाँ का ये होता है कि जैसे पाकिस्तान का उच्चायोग है भारत में, ठीक है, दिल्ली में, तो वहाँ क्या होगा, जो उनका ऑफिस है उसके अंदर वो लोग अपने पाकिस्तान के या जो भी वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो कर सकते हैं, और ना ही हम उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इनसाइड। ओके, अगर हम बात करें बाहर की, अगर वो बाहर आकर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं या फिर इंडिया के अगेंस्ट जाके कोई ऐसा रूल मतलब फॉलो करते हैं, तो इंडिया उसके अगेंस्ट बोल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सब अदर कंट्रीज़ में भी, इंडिया के भी काफ़ी मतलब हर एक कंट्री में उच्चायोग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, और आप सुनते भी होंगे न्यूज़ में कि वहाँ पर ये उच्चायोग नए बने हैं इस तरीके से, ठीक है, जो राजदूत बनते हैं ये सब। नेक्स्ट है आपका विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी यानी जल सर्वेक्षण को नक्शे और समुद्री चार्ट के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर पानी से ढके हुए क्षेत्र के नौगम्य भाग की भौतिक विशेषता का वर्णन करता है, ठीक है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के बिना जहाज़ों या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए नेविगेशन बहुत ही मुश्किल होता है। आई एम सॉरी, यहाँ थीम को मेंशन नहीं किया है। तो इसकी जो थीम थी 2020 की, वो है ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी को सक्षम करना। इस दिवस की शुरुआत 2005 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका आम की किस्मों के लिए जीआई टैग। हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने आम की किस्मों जैसे गौरजीत, बनारसी लंगड़ा, चौसा तथा रटौल आदि के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि आम की इन किस्मों को जीआई टैग प्राप्त हो जाता है तो इससे इनके लिए एक विशिष्ट बाज़ार के निर्माण में मदद मिलेगी, व बाज़ार में इनको एक अच्छी कीमत मिल सकेगी, ठीक है। जीआई टैग के लिए मैं एक अलग से टॉपिक लेकर आऊँगी, पूरा वीडियो बनाऊँगी उस पर। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ, ये एक ऐसा होता है कि जो कोई ख़ास हथकरघा उद्योग होते हैं या फिर कोई एक वस्तु होती है, उनको ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेनकाकू द्वीप विवाद। ये जो विवाद है, ये ना चाइना, जापान एंड ताइवान के भी मध्य में ये विवाद चल रहा है। हुआ ये है, ये जो द्वीप है ना, ये पूर्वी चीन सागर में स्थित है। दोनों देश जो हैं, जैसे कि जो आपका चीन है और जो जापान है, वो इस पर अपना दावा करते हैं। इस द्वीप को जापान में, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये सेनकाकू नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया है। ओके, इसका नाम यहाँ पर वो था टोनोशिरो द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, जापान में। और चीन में इसको डियाओस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये विवाद इसलिए बढ़ा, हुआ ये था कि जापान ने इसका नाम बदल दिया। और नाम क्यों बदला? क्योंकि ओकिनावा द्वीप है एक, ठीक है, ओकिनावा द्वीप पर इशिगाकी नाम से एक स्थान है जिसका कुछ पार्ट है जिसको टोनोशिरो के नाम से जाना जाता है। ओके, और जापान में भी इसको टोनोशिरो के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के जो लोग थे उनमें काफ़ी भ्रम पैदा होता था, तो दैट्स वाई जापान ने इसको टोनोशिरो सेनकाकू के नाम से रख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विश्व में शांति और स्थिरता के प्रयासों की प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए चीन ने इस संधि में शामिल होने की घोषणा की है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2019 में संयुक्त राष्ट्र की इस संधि से बाहर निकलने की घोषणा की थी। शस्त्र व्यापार संधि 2014 में लागू की गई थी।
इस संधि का उद्देश्य संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर नियंत्रण लगाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और घातक हथियारों को गलत लोगों तक पहुंचने से रोकना है। इस संधि के तहत छोटे हथियारों से लेकर युद्ध टैंक, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के व्यापार के लिए नियम बनाने का भी प्रावधान है। ठीक है। इस संधि के बारे में मैं आपको बता दूं, इस पे जो हस्ताक्षर करता है वो 130 है। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में, मैंने आपको बता ही दिया है। 130 कंट्रीज़ हैं और इसको जो लागू करने वाले देश हैं वो 103 हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ मैं आपको ना इतना एक बता देती हूँ इसके बारे में कि जो ये अमेरिका वाला जो न्यूज़ है ना कि अमेरिका ने भी 2019 में इससे अलग होने का वो किया था। अमेरिका के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ ना कि ऐसी ना दो और एक संधि और एक समझौता और है जो कि बराक ओबामा के टाइम पे पूरा किया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर उसको मतलब उनसे अलग होने का वो किया। पहला तो एक तो मैं आपको बता दूँ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक पेरिस समझौता है और दूसरा ईरान परमाणु समझौता। इससे भी अलग होने के लिए मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाया, मतलब हो ही गए अलग उससे। अब रीज़न वो क्या देते हैं कि अमेरिका में जो भी उनके जो आंतरिक कानून हैं वो प्रभावित होते हैं। और फिर इन्होंने एक संशोधन किया है। उस संशोधन में क्या होता है कि जो अमेरिकी नागरिक है ना, उनको हथियार रखने का अधिकार है। ठीक है, उनको हथियार रखने का अधिकार है, तो उससे वो प्रभावित होते हैं। तो ये जो कानून है, क्योंकि तो इस वजह से उन्होंने इससे अलग होने का फ़ैसला लिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।